दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए देख रहे हैं थंबनेल पे लिखा हुआ है, वैसा ही आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस सालों में है ना, आज से जो भी 2-3 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। उसी क्वेश्चन खोज कर लेकर आया हूँ, खोज कर, जिससे आपकी एग्ज़ाम में है ना हेल्प करें, ठीक है, जिससे आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको सब आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है, एक दो अगर नहीं आता है तो उसको आप नोट कर लीजिए, है ना, उसको देख लीजिए। आप 100% है कि उस क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है, शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन करवा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे हम। तो हम लोग पहले चलते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, उसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं इसमें क्या ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, ठीक है। 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि दोस्तों देखते हैं, आपको तो इसे हर चीज़ पता ही होगा। समय कितना है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 15 मिनट होगा, 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम है। 15 मिनट एक्स्ट्रा देता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपका ही समय है 3 घंटा 15 मिनट। उसमें से क्या हो गया, 50 गो ऑब्जेक्टिव, 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 50 गो को आंसर देना है, ठीक है। तो एक एक नंबर का रहेगा तो 50 नंबर वो हो गया। उसमें से क्या होगा, 30 गो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 30 गो में से क्या करना है, 15 गो के आंसर देना रहता है, उसमें लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहता है ना। प्रश्नों के ध्यानपूर्वक 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया पढ़ने के लिए। 100 में से क्या होगा, 50 गो के ही हमको क्या करना है, उत्तर देना है। 50 गो के क्या करना है, उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पर समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। 30 गो में से क्या करना है, 15 गो के आंसर देना है। 30 गो में से क्या करना है, 15 गो के आंसर देना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए 8 गो दीर्घ उत्तरीय है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक प्रश्न पर 5 नंबर मिलेगा, उसमें से क्या करना है, 4 गो के आंसर बनाना है। तो चलिए फिर से यहाँ आके हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 100 में से 50 गो के 50 नंबर, 15 गो पूछेगा तो 15 दूनी 30, 50 है 30, 80, 80 4 गो, उसमें 8 गो में से 4 गो का देना, 5 नंबर, 5 का 20, 80 या 20, 100, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। सब समझ गए सब। चलिए क्वेश्चन हम यही भी करवाएंगे, क्वेश्चन ये सब करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। क्वेश्चन सब आपके लिए लेके आए हैं, एक बार इसको देख लीजिए, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, आप दिखाते हैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या क्या लेके आए हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वो तो और इम्पोर्टेंट है, इससे भी इम्पोर्टेंट है ना। वो आप हमेशा है ना उसको आप देख लीजिए, याद कर ही लीजिए उसको, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है एजम क्लासेस, देखिए जैसा कि देख रहे हैं, है ना, अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताना है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर क्या होता है ना, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वैसा कर जिस पर लगे वही चुकाए, वही होता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर है जिस पे लगा है ना वो न चुका कर किसी और के द्वारा जो चुकाया जाता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है। उदाहरण सहित सेवा को परिभाषित कीजिए। अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखना है। ऐसे 5 समस्या केंद्रीय समस्या होती है, 5 यहाँ 2 को लिखना है। उत्पादन संभावना वक्र को चित्र के द्वारा इसको है ना, ग्राफ के द्वारा इसको दिखाना है। एक बजट रेखा की ढाल क्या दर्शाती है, इस क्वेश्चन को जवाब देना है। एक्स पर दर्शाई गई वस्तु की कीमत में अंतर कमी से बजट रेखा को क्या होता है, ये दिखाना है।
सीमांत प्रतिस्थापना दर को परिभाषित कीजिए। डर नहीं है यहाँ पर, दर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मांग का नियम उदाहरण सहित निरूपित करें, ठीक है। 9 नंबर में देखते हैं, किस वस्तु की कीमत मांग की लोक नहीं, यहाँ पर लोच होगा, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, लोच शून्य होगी। उदाहरण दे। लागत किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताएं। लागत किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखें, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन सब है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हमेशा इसको याद करके रखें, ठीक है। इसको एक नोट बना के, है ना, एक बार थोड़ा देख लीजिए, जब क्योंकि फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और क्वेश्चन है और दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों 10 तक वहाँ देख लिए थे, 11 नंबर देखते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखना है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखना है। उपयोगिता किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखना है। सकल घरेलू उत्पाद GDP को परिभाषित करें। रेपो दर व रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं, इसको बताना है। मुद्रा विनिमय दर किसे कहते हैं, इसको बताना है। समझ गए दोस्तों। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं ये, और मुद्रा विनिमय दर, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा प्रत्येक साल एग्जाम में ही आता ही है, ठीक है। तो इस को बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि जानते हैं, अगर अर्थशास्त्र पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, है ना, अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, तो अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन ही नहीं बल्कि हमें यह बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रेवेन्यू को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। क्या है, अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ का विज्ञान। अर्थ मतलब क्या होता है, धन। क्या होता है, धन। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। किनका शब्द है, एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ कौन था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो अर्थशास्त्र का पिता बोलेगा कौन है, तो एडम स्मिथ है। उनका बुक आया हुआ था, तो बुक कौन था, जानते हैं बुक, उनका बुक था द वेल्थ ऑफ नेशन। कब आया था, उनका बुक आया था, कब आया था, बुक आया था कब, उनका बुक आया था, लिखने में नहीं बनता है, बुक आया था 1776 को, ठीक है। एडम स्मिथ का बुक क्या होगा, बुक आया था उनको 1776 को बुक आया था, ठीक है। तो ये सब जान गए। एडम स्मिथ वाला तो प्रत्येक साल ही आता रहता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इंडियन, है ना, इंडियन। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, रचयिता मतलब सबसे पहले कौन दिया था, तो चाणक्य, चाणक्य जी, ठीक है, चाणक्य बोलते हैं दोस्तों। चाणक्य का 3 नाम है, ठीक है। चाणक्य रहे या कौटिल्य रहे या विष्णुगुप्त रहे, उन्हीं का नाम है, ठीक है। चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार के मंत्री थे, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं का क्या थे, स्टूडेंट थे, ठीक है। इन्हीं को पढ़ा लिखा कर उनको मंत्री बना दिए थे, सॉरी सम्राट बना दिए थे, उनके दरबार में मंत्री थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका लाइन है, एडम स्मिथ का, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अब लोग हम देखेंगे रेपो दर व रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जानने से पहले एक चीज़ और आप जानते होंगे, मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, मौद्रिक नीति क्या होता है, नीति मतलब कानून। RBI बैंकों के लिए जो नीति बनाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या बोलते हैं, RBI बैंकों के लिए जो नीति बनाते हैं उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। RBI मौद्रिक नीति तरलता को कम करने के लिए लाता है। तरलता मतलब क्या होता है, कैश पैसा जो होता है मार्केट में जो खाता पीता, यानी कि हमारे पास पैसा रहेगा 50-100 खुला, तो हम लोग क्या कुछ कुछ खा लेंगे, तो वही होता है तरलता पैसा। RBI बैंकों के लिए जो नीति बनाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। RBI बैंक मौद्रिक नीति तरलता को कम करने के लिए लाता है, कैश पैसा होता है तरलता, ठीक है। उसके बाद होता है रेपो दर। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होता है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
दोस्तों देखिए, रेपो दर किसे कहते हैं? रेपो दर जो होता है जिस रेट पर, है ना, यानी जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो दर। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देती हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो दर, है ना। उसके बाद क्या आता है? आरबीआई, है ना, आरबीआई जिस दर पर, है ना, बैंकों से लोन लेती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है। अगर देखिए मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या होता है? आरबीआई सभी बैंकों को पैसा देता है, पैसा लो, है ना, मार्केट में पैसा को बांटो, छीटो, सबको दो। ठीक है। अगर वही पैसा ज़्यादा हो जाता है तो अरे जब तुम लोग को ज़्यादा पैसा हो गया लाओ, तो वो पैसा सभी बैंकों से ले लेता है। ठीक है। और बैंक ग्राहक से लेता है और बैंक उसको देता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। बोलते हैं ना रिवर्स गियर लगाओ, है ना, तो पीछे गाड़ी चलेगा। तो रिवर्स मतलब आरबीआई देकर फिर ले लेना, रिवर्स रेपो दर कराता है। ठीक है। मुद्रा विनिमय दर किसे कहते हैं? ये आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और सबको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, इस सबको ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन को हमेशा बना लीजिए कॉपी में नोट, है ना, और इसको लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नोट करके लाए हैं और बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन और बार बार पूछता रहता है कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता को बोलते हैं इंग्लिश में यूटिलिटी। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता, है ना, हमारे आवश्यकताओं को संतुष्टि करने वाले को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। जो हमारी आवश्यकता को संतुष्टि कर दे उन्हें हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। तो इस सबको अभी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है। उपयोगिता किसे कहते हैं इसके प्रकार को लिखिए। यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर में जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, उपयोगिता किसे कहते हैं? हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने वाले को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों ये हर चीज़ समझा दिए हैं। चलिए आप लोग हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो 100 को ऑब्जेक्टिव में से क्या करना है? 50 को के देना है। 50 को में से आप कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए 20, 25, 30, 35, 40 नंबर का, 45 नंबर का, 60 नंबर का, 60 नंबर के बाद बीच में नहीं बना तो 81, 85 कोई भी उठा के आप 50 को ही ले सकते हैं। 51 को बनाए, 60 को बनाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, फिर हो सकता है सबका नंबर काट दे। इसलिए 50 को कहीं आंसर देना है। अगर 100 बना देते हैं तो 50 को कहीं मान्यता होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर और आंसर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितना नंबर आया। देखते हैं टोटल कितना तक हो रहा है। ठीक है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो हम रोक लेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर गौर से देख लीजिए। यहाँ पर दो 50 × 1, 50 × 1 इसका मतलब क्या हुआ कि 50 वो क्वेश्चन है, एक नंबर का है, 50 नंबर 50 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। समझ गए? आप लोग चलते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि कितना नंबर आया। ठीक है दोस्तों चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बताना है समष्टि का अर्थ क्या होता है? समष्टि मतलब क्या होता है? मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा। क्या होता है? बड़ा। बताए थे बड़ा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट कौन होता है? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट कौन होता है? उत्पादक, कर्ता, उपभोक्ता, मजदूर, इनमें से सभी। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ये तो आप सबको आना चाहिए, इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। एडम स्मिथ। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं। ठीक है। उद्यमी का कार्य क्या होता है? उद्यमी का काम क्या होता है पता है? फर्म का संचालन करना, उद्यम से जुड़े जोखिम लेना, पूंजी की पूर्ति करना, इनमें से सभी। तो उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, ये हर काम करता है ना, जोखिम लेता है, व्यापार करता है, हर काम करता है। ठीक है।
सभी। ठीक है, चलिए। जिस दर पर श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब क्या होगा, कोई बता सकता है? मजदूरी। क्या हो जाएगा? मजदूरी। जिस दर पर श्रम का क्रय विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं? मजदूरी। श्रम का क्रय विक्रय, मान लीजिए हम किसी का काम करेंगे, किसी का मजदूरी करेंगे, है ना, तो क्या हो हमको देगा? वो रिवर्स में क्या देगा हमको? मजदूरी देगा कि नहीं देगा? हाँ, ठीक है। हम व्यापार करेंगे तो हमको लाभ होगा। ठीक है, कोई ब्याज में पैसा लगा तो उसको ब्याज मिलेगा या लगान मिलेगा। पहले लगान चलता था, है ना, लगान ब्याज उसी को बोलते हैं। ठीक है, और लाभ मिलेगा। अगर हम मजदूरी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन हैं? मैक्रो का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। राज्य, मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। राज्य, वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक। व्यक्तिगत निकाय का, तो व्यक्तिगत तो होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर। इनमें से कौन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है? इनमें कौन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है? पूंजीवाद मतलब क्या होता है? हर चीज़ प्राइवेट हो, हमेशा लाभ की प्रति सोचना, समाज के प्रति नहीं सोचना, है ना, हमेशा लाभ कमाने की सोचना। तो संसाधनों का निजी स्वामित्व ये होगा, बाजार अर्थव्यवस्था ये भी होगा, लाभ के लिए उत्पादन ये भी होगा, योजना बनाना ये नहीं होगा। क्या होगा? योजना बनाना। योजना कौन बनाता है? सरकार बनाता है, कोई प्राइवेट आदमी थोड़ी योजना बनाता है कि गरीबों को इतना देना है, अमीरों को इतना देना है, राशन देना है, तेल देना है ना, पेंशन देना है, ये सब नहीं करता। इनमें से कौन उत्पादन का कारक है? सरकार को मशीन में डालने से उत्पादन होगा? नहीं होगा। पैसा को डालने से होगा? नहीं। केंद्रीय बैंक को डालने से नहीं होगा? नहीं। तो उत्पादन कारक क्या होगा? पूंजी चाहिए, श्रम, पूंजी, श्रम, है ना, ये सब क्या हो जाता है? इसका कारक है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? कारक। डी नंबर। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन पारिवारिक क्षेत्र का कार्य है? पारिवारिक मतलब घरेलू जो है काम, घरेलू जो काम होता है, आय अर्जित करना भी होता है। हाँ भाई, सब करना चाहता है। बजट, है ना, बचत करना भी होता है, सेविंग करना, अदा करना, कर अदा करना मतलब टैक्स चुकाना, ये भी होता है। ठीक है, और इनमें से सभी होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के विषय में क्या सही है? ये संपन्न देश है, तो देखो ये सब क्या हो गया? ये सब अमेरिकन का जितना भी है जो है ना, ये सब क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, ये सब डेवलप कंट्री है। तो जो डेवलप कंट्री होता है वो क्या होता है? वो रिच होता है। रिच मतलब एकदम संपन्न होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर चलते हैं। उत्पादन का प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? संसाधन प्राप्त करके, संसाधन का उपयोग करके, व्यापारिक वातावरण बनाकर, इनमें से सभी। उत्पादन का प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है? संसाधन का प्राप्त करके, संसाधन का उपयोग करके, व्यापारिक वातावरण बना के, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों कितना है आपको, है ना, कितना नंबर आप सही किए हैं बताइएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। अंतिम उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? अंतिम उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? अंतिम क्या होती है ये बताना है। तो अंतिम उपभोक्ता द्वारा की होती है, कच्चा माल थोड़ी उपभोग करते हैं, पूंजीगत वस्तु। तो क्या होगा? उपभोग वस्तु हो जाएगी डायरेक्ट। क्या होगा? उपभोग वस्तु हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? उपभोग वस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं।
इनमें से कौन अंतिम उपभोग वाली उपभोक्ता वस्तु है जिसका आगे रूपांतर नहीं हो सकता है? उसका आगे रूपांतर नहीं हो सकता, बताइए। जैसे कपास है, कपास से हम क्या बनाते हैं? धागा, धागा से क्या बनाते हैं? कपड़ा, कपड़ा से क्या बनाते हैं? कमीज, कमीज से और कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो अंतिम वस्तु कमीज हो गया, समझे? बहुत इजी क्वेश्चन सब है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, इजी पूछता है। बस हल्का दिमाग लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे तो ज़रूर सबका सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा? वृद्धि होगी, कमी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है, ये भी सही है, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से उपभोक्ता की वस्तुओं में भी वृद्धि होती है, ठीक है, होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए व्यय विधि का कौन सा समीकरण सही है? कौन सा इसका समीकरण सही है, बताना है। जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस 1। तो सी फोर यहाँ कंजम्पशन हो जाएगा, आई फोर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जी फोर यहाँ पर टैक्स से लिया गया है, और एक्स फोर एक्सपोर्ट माइनस एम फोर इम्पोर्ट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। अगर देखते हैं, अगर समय मिला तो इसको पूरा 100 तक हम कर देते हैं, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस बताने में ही थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है, ठीक है। 10-15 मिनट का और एक वीडियो लेके आते हैं और इसको पूरा कंप्लीट हम करके आगे का वीडियो करके लाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। कैसा वीडियो लगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना, जिससे मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो जल्दी बन जाएगा। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे का वीडियो हम बस जल्द बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, है ना, तो वीडियो बनाएंगे आगे। थोड़ा लेट कर दिए, है ना, कोचिंग में 2-3 टाइप का बच्चा जो था पढ़ाने में ही, ना तो हम वीडियो यूट्यूब पर कब से सोच रहे थे कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, है ना, वीडियो पढ़ाएं, लेकिन इस बार तो नहीं हो पाया है, ठीक है। अगले बार से जो भी कैंडिडेट होगा, है ना, उस सबको, है ना, अपना इस चैनल से ही उस सबको पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं होगा उस सबको। इस सब पहले से एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले ही इस सबको निश्चिंत करवा देंगे सिलेबस से, ठीक है। तो आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, है ना। और आराम से एग्ज़ाम देना है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री होके जाना है ना। कोई चीट पूजा नहीं ले जाना है ना। अपना मन से आंसर देना है सभी को, और मन से लिखना है, मन से लिख कर आना है, ठीक है। भगवान आप लोगों को, है ना, सभी मनोकामना पूरा करे, अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम देकर आइए, ठीक है। बस टेंशन लेना नहीं है, बस किसी से डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस कॉपी मिलेगा, है ना, हाँ, बस उसमें सबका जवाब लिख देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद, जय हिंद।